आधुनिक भारत का इतिहास। विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, इस सेशन में हम आधुनिक भारत के इतिहास के लिए 540 क्वेश्चन करेंगे पूरा सेशन में। आज जहाँ तक और होता करते हैं। अभी तक यदि चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यह प्रश्न है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? और इसका सही जवाब होगा अल्मीडा, ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। ये 45वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2001-2 में पूछा गया प्रश्न है। पुर्तगाली उपनिवेश भारत का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सन 1505 से 1509 तक रहा। वह 1505 में भारत पहुंचा था। प्रश्न संख्या 2। बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग बंगाल के खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही जवाब होगा सी, पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही जवाब होगा ए, हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप सवापल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गए। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, जहांगीर के शासनकाल में। किंतु कहता है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। सर थॉमस रो ने ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1605 में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। मॉडर्न इतिहास TRE 4 के लिए, बीपीएससी TRE 4 के लिए है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया।
पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका सही जवाब होगा बी, औरंगजेब ने। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 में। मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चार्नॉक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1739 के बीच चलता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था, उसका विस्तार मात्र गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अंडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और एक्स ला सापेल की संधि 1739 में हुआ और से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी स्मरणीय है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों को कहता है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी, ऑप्शन ए, फ्रांसीसी। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। वर्ष खाली जगह में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी, 1784 में। वर्ष 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट एक ऐसे अंग्रेजी अधिकारी थे जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो वो क्षेत्र है बिहार। बिहार वैसा क्षेत्र है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सही है इसका। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान सिताब राय को बनाया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की?
12 अगस्त 1765, ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। कहा था बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली कदा पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था।